बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पास्ट यूक्यूज़ ऑफ न्यूप्लेजिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूप्लेजिया के पास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ओके, तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर पास्ट पेपर्स के लिए जो बुक हमने रखी हुई है वो QTVHS, लेकिन इससे सिर्फ हम पास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और इनका आंसर हम पैथोलॉजी, रॉबिन पैथोलॉजी से डिराइव करेंगे। तो आपने वीडियो को उम्मीद है कि लाइक कर दिया होगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूप्लेजिया के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस कितने हैं, उसके हिसाब से हम अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनो को भी छोड़ देते हैं, सॉरी फॉर डैट। तो न्यूप्लेजिया के तकरीबन 28 क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के ऊपर बहुत सारे डिफरेंस बन सकते हैं, लेकिन जो रॉबिन वाले स्पेसिफिक होते हैं, सबसे पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन है, दूसरा पॉइंट रेट ऑफ ग्रोथ है, तीसरा पॉइंट लोकल इन्वेजन और चौथा पॉइंट मेटास्टेसिस होता है। आपको पता है कि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनका स्ट्रक्चर टिपिकल टिश्यू से रिजेंबल करता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट होते हैं इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होती है, और अगर कंप्लीट लैक ऑफ डिफरेंशिएशन हो तो उसको एनाप्लेजिया बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर एटिपिकल होता है, अपने पेरेंट सेल को रिजेंबल नहीं करते। इनका रेट ऑफ ग्रोथ बिनाइन का रिलेटिवली प्रोग्रेसिव होता है और स्लो होता है, जबकि मैलिग्नेंट का इरेटिक होता है, स्लो टू रैपिड हो सकता है। इसके अंदर माइटोटिक फिगर्स रेयर होते हैं और नॉर्मल होते हैं, लेकिन इस केस में जो माइटोटिक फिगर होते हैं बहुत सारे होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं कोहेसिव होते हैं, एक्सपेंसाइल होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेसिव होते हैं। बिनाइन ट्यूमर के पास वेल डिमार्केटेड मैस होता है, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, जबकि इनके पास कोई कैप्सूल नहीं होता और ये फैलते रहते हैं। मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाते हैं, तो वो बिनाइन के पास मेटास्टेसिस वाली पावर नहीं होती, वो मैलिग्नेंट वाली के पास होती है। ओके, ठीक हो गया। यानी सबसे पहले जो इन्वेसिवनेस और इसके बाद मेटास्टेसिस, ये दो पैरामीटर्स है जिससे आप पता चलाओगे कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और आपको पता है कि जो मेटास्टेसिस के 3 रूट होते हैं, पहला डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी और सरफेसेस, तीसरा लिम्फेटिक सप्रेट और तीसरा हेमाटोजीनस। जो लिम्फेटिक होता है कार्सिनोमा के लिए, जो हेमाटोजीनस होता है वो सार्कोमा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनके सप्रेट के लिए आ जाता है। तो ये बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया, वैसे ये क्वेश्चंस अडाप्टेशन वाले चैप्टर में से आया है, लेकिन हम डिफरेंस नोट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अगर इसमें डाल दिया है। तो हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया में क्या फ़र्क होता है? हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया दोनों के दोनों रिवर्सिबल अडाप्टेशन होती है, लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है, जबकि मेटाप्लेजिया के अंदर सेल का फिनोटाइप अल्टर हो जाता है। एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप से रिप्लेस हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी के अंदर ग्रोथ, हाइपर प्लेजिया के वजह उन्होंने पूछा है, मैंने यहाँ पर हाइपर उसका लिख दिया है। ओके, तो हाइपर प्लेजिया लिखना चाहिए था, तो फिर सॉरी फॉर मिस्टेक। तो हाइपर प्लेजिया की वजह से जो ओवरऑल जो ऑर्गन है उसका साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन मेटाप्लेजिया के अंदर सेल का जो फॉर्म होता है वो कहने का मतलब कि वो चेंज हो सकता है। दूसरा हाइपर प्लेजिया, यहाँ पर बार बार मुझे हाइपरट्रॉफी याद दिला रहा है, तो उसको हाइपर प्लेजिया कर लो। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन कंपनसेशन की वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जबकि मेटाप्लेजिया के एग्जांपल है बैरेट एसोफेगस है और स्क्वेमस टू कलमनर या कलमनर टू स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। इसके अलावा मेटाप्लेजिया किस में हो सकता है? मेटाप्लेजिया कनेक्टेड टिश्यू मेसेनकाइमल टिश्यू के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे मेटाप्लेजिया को डिफाइन किया हुआ है। मेटाप्लेजिया के अंदर एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप से रिप्लेस हो जाएगा। मेटाप्लेजिया हमेशा टिश्यू डैमेज, रिपेयर या रीजनरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो सेल रिप्लेस हो जाता है वो एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जांपल बैरेट एसोफेगस के अंदर जो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स होता है, अब वो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स स्क्वेमस एपिथेलियम को डैमेज कर लेगा, तो वो ग्लैंडुलर और गैस्ट्रिक एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाएगा, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जो मेटास्टैटिक एपिथेलियम होती है, मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम होती है, उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम इन क्रोनिक स्मोकर, जिसकी वजह से लंग का कैंसर हो सकता है। जबकि डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ओके, मेनली ये एपिथेलियल सेल के अंदर देखने को मिलता है और इसकी स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती है। जो डिस्प्लास्टिक सेल के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म होता है, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है चेंज इन द वेरिएशन इन द सेल साइज एंड द शेप, सेल के साइज में और शेप में वेरिएशन आना शुरू हो जाना, तो उसको बोलती है प्लियोमॉर्फिज्म। इसके अलावा हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ये प्रॉपर्टी एनाप्लास्टिक सेल के अंदर भी थी। हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस, आई थिंक इधर लिखा हुआ होगा, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो काफ़ी हाई होता है, 1:1 होता है। नॉर्मल सेल में 1:4 से लेकर 1:6 तक एग्जिस्ट करता है। ओके, इसके अलावा जो डिस्प्लास्टिक एपिथेलियल सरफेस होती है उनकी आर्किटेक्चरल डिसअरे देखने को मिलता है, उनके ऑर्डर डिफरेंशिएशन खराब हो जाती है, उनकी पोलैरिटी खत्म हो जाती है, माइटोटिक फिगर को ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बस आपने इन सब फीचर्स को डिस्प्लेजिया के अंदर डाल देना है। अगर डिस्प्लेजिया सीवियर होता है और पूरी की पूरी एपिथेलियम की थिकनेस को इन्वॉल्व कर लेता है, आपको पता है कि जैसे स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इसमें पहली लेयर होती है लो कलमनर सेल की, फिर इसके बाद स्क्वेमस सेल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेजिया सीवियर होगा वो पूरी की पूरी फुल थिकनेस ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन अभी तक लीजन्स बेसल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं किया, तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा
कार्सिनोमा इंसिटू। कार्सिनोमा इंसिटू स्किन के अंदर, ब्रेस्ट के ऊपर, ब्लेडर के ऊपर, यूट्राइन सर्विस के ऊपर देखने को मिलता होता है, और इनके अंदर जो साइटोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो मैलिग्नेंसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 60-year-old मेल वर्किंग इन रबर फैक्ट्री, तो रबर की फैक्ट्री में काम कर रहा था तकरीबन 30 साल से, और मेडिकल वार्ड में आया विद कंप्लेंट ऑफ हिमाचुरिया, कोई ना कोई ब्लेडर एब्नॉर्मेलिटी आ गई। सिस्टोस्कोपी किया तो ब्लेडर का ट्यूमर मिला। तो ब्लेडर का ट्यूमर कराने वाले कौन कौन से एजेंट होते हैं? तो ब्लेडर का कार्सिनोमा करवाने वाले जो कंपाउंड का नाम आपने नोट करना है, जैसे अगर मैं आ जाता हूँ इस टॉपिक के अंदर, केमिकल कार्सिनोजन वाले टॉपिक के अंदर, इधर है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, उसका नाम है एनिलीन डाई होती है। जो एनिलीन डाई है ब्लेडर कार्सिनोमा करवा सकती है। इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक में आओगे केमिकल कार्सिनोजन वाले टॉपिक में, तो केमिकल कार्सिनोजन वाले टॉपिक में कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो नफ्थाइलमीन है, अगर आप इस टॉपिक में आओगे, फॉर एग्जाम्पल अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइन है, नफ्थाइलमीन है, ओके। तो जो ये कंपाउंड्स होती है, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नफ्थाइलमीन है, ओके, जो ब्लेडर का कैंसर करवा देता है। इसके अलावा एनिलीन या रबर इंडस्ट्री के अंदर भी ब्लेडर कैंसर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये वाला टॉपिक यहाँ पे SCQ भी एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट केमिकल कार्सिनोजन। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केमिकल कार्सिनोजन, इनमें क्या फ़र्क होता है? जो डायरेक्ट होते हैं पहले से एक्टिवेट होती है, इनडायरेक्ट की एक्टिवेशन नहीं होनी पाती। फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोजन है, पहले उसकी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होती है, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट होते हैं। या तो असल कार्सिनोजन को या उसके इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट को डिटॉक्सीफाई करने के बाद हम इसको एक्सक्रीट करवा देते हैं। लेकिन अगर उसको हमने डिटॉक्सीफाई ना किया तो वो इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट डीएनए पे जाके बाइंड करेगा, डीएनए को डैमेज कर देगा। अगर डीएनए के पास अगर सेल के पास डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है तब वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है तो वो एपोप्टोसिस से मर जाएगा। लेकिन अगर एपोप्टोसिस भी नहीं चल पा रही तो फिर सेल की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अल्टर्ड हो जाती है, प्री नियोप्लास्टिक क्लोन बन जाएगा, फिर उसकी प्रोलिफरेशन होती है, एडिशनल म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है, और फाइनली मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। जो डायरेक्ट के अंदर दो कैटेगरी है, अल्काइलेटिंग एजेंट और एसाइलेटिंग एजेंट। याद करना कि यही दो कैटेगरी थी ऑर्गेनोफॉस्फेट की क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं। ओके, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, जिनको प्रो भी बोलते हैं, उनकी डिफरेंट होती है। पॉलीसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक अमाइन है, नेचुरल प्लांट और माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, और इसके अलावा अदर कैटेगरी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इनलिस्ट एनी 5 ट्यूमर सप्रेसर जीन के, आपसे 5 ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम लिख लो। अच्छा, यहाँ पे एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन, तो आपको पूरा मैंने दिखा भी दिया था। इनलिस्ट एनी 5 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो आपको पता है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन वाला टॉपिक है किस जगह पे दिया हुआ है, ये हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर है। तो हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो 8 हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर आपको आने चाहिए। कौन कौन से हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर है? सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल एंड सेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स होती है। ओके, अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल होती है, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस है, एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज है, एंड एबिलिटी टू इवेड द होस्ट इम्यून सिस्टम है। ओके, तो ये 8 हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर है। इसके अलावा कुछ 2 और फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको जीनोमिक इंस्टेबिलिटी और कैंसर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन है। इसको मिला के हम क्या कहते हैं? कैंसर इनेबलिंग करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनको इनेबलिंग करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इनको हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर के अंदर नहीं डालते। ओके, तो क्वेश्चन हमारा था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम बताओ आप। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन तो 2 इंपॉर्टेंट वाली है, वो है रेटिनोब्लास्टोमा और दूसरा होता है हमारा P53 होता है। जो हमारा रेटिनोब्लास्टोमा है, रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में कहा जाता है गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन है, और इसके बाद है गार्डियन ऑफ जीनोम है। तो गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन का नाम है रेटिनोब्लास्टोमा और गार्डियन ऑफ जीनोम है हमारा P53। अब इनके थोड़े से फंक्शंस को भी देख लेते हैं। जो रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, यहाँ पे करता क्या है कि ये जो इलोंगेशन फैक्टर 2 है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसके साथ जाके बाइंड कर लेगा। ओके, और किस स्टेट के अंदर एक्टिव होता है? हाइपोफॉस्फोरिलेटेड स्टेट के अंदर, यानी जब इसके साथ फॉस्फेट नहीं होता, जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन करते हैं तब रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिवेट होता है, और ये ETF या इलोंगेशन फैक्टर 2 पे जाके बाइंड करेगा, और ये सेल की साइकिल की G1 to S ट्रांजिशन को ब्लॉक कर देगा, यानी सेल्स जो G1 से S फेज में नहीं जा पाएगा। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो P53 है, P53 इंड्यूस होता है DNA डैमेज की वजह से। अब ये क्या करेगा? ये सेल साइकिल को अरेस्ट करवा देगा बाय अप रेगुलेटिंग द CDK इनहिबिटर P21। तो ये P21 के अप रेगुलेशन करवा देगा, प्रोटोसिस को स्टिमुलेट करवा देगा बाय अप रेगुलेटिंग बैक्स एंड अदर प्रोटीन। ओके, तो उन्होंने 5 ट्यूमर सप्रेसर के नाम पूछे हैं। तो एक तो रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, दूसरा P53 हो गया, और इसके अलावा दूसरे प्रोटीन भी आ जाती है। ओके, दूसरी प्रोटीन क्या है? पहले ये भी आप नोट कर लो कि P53 कौन कौन से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कराता है। ऐसी प्रोटीन जो साइकिल की अरेस्ट करवाती है, DNA रिपेयर है, सेलुलर सेनेसेंस और एपोप्टोसिस है, इन 4 मैकेनिज्म वाली प्रोटीन को नोट करना है। अच्छा, ये रेटिनोब्लास्टोमा दूसरा ट्यूमर सप्रेसर P53 हो गया। ओके, इसके बाद दूसरे अंदर APC है, जिसको बोलते हैं गेट कीपर ऑफ कोलोनिक न्यूप्लेजिया। कैडेरिन है, ये भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। CDKN2A ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा,
PTEN, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं फॉस्फेट एंटेंसिन होमोलॉग, फॉस्फेटेज एंटेंसिन होमोलॉग, PTEN है। फिर इसके बाद VHL है और STK11 है। वरना आप इसको यहाँ से भी तैयार कर सकते हो कि कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो कि माइटोजेनिक सिग्नलिंग पाथवे को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल G1 to S ट्रांजिशन को ब्लॉक करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। CDKN21 ये भी क्या करता है, ये भी ट्रांजिशन को ब्लॉक कर देता है। कुछ इनहिबिटर होते हैं प्रोग्रोथ प्रोग्राम के, कुछ इन्वेयन और मेटास्टेसिस के इनहिबिटर होते हैं, कुछ जीनोमिक स्टेबिलिटी को इनेबल कर देते हैं, कुछ DNA रिपेयर फैक्टर्स के तौर पर काम आते हैं लाइक BRCA2, और कुछ अननोन मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं। तो आप कहीं से भी एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो। वैसे टेक्स्ट के अंदर APC की एग्जाम्पल दी हुई है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस की दी हुई है, PTEN की एग्जाम्पल नोट कर लेना, आप रेटिनोब्लास्टोमा की नोट कर लेना, यहाँ से STK11 की नोट कर लेना, TP53 जिसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ जीनोम, जबकि रेटिनोब्लास्टोमा को गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन कहते हैं, यानी वो गवर्नर होता है, प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करवाता है। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ P53 इन ऑन्कोजेनेसिस। P53 का रोल पूछा हुआ इन द ऑन्कोजेनेसिस, ओके। तो ये पूरा एक साइकिल बना पड़ा है P53 का। तो जो P53 है एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, ओके। ये सेंट्रल मॉनिटर होता है किसका, स्ट्रेस का, और ये किन किन स्टिमुलाई की वजह से एक्टिवेट हो सकता है। अगर हाइपोक्सिया एनॉक्सिया होता है, या म्यूटेटेड ऑनको प्रोटीन है, या DNA डैमेज हो जाता है, यानी ऑनकोटेड प्रोटीन का लोड ज़्यादा हो गया, या हाइपोक्सिया एनॉक्सिया हो गया, या DNA डैमेज हो गया, इस केस में P53 एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, कार्सिनोजन और म्यूटेजन अप्लाई हुआ, ओके। नॉर्मल सेल के यानी नॉर्मल सेल है, यानी इस सेल के अंदर P53 नॉर्मल है। जब P53 नॉर्मल होगा तो वो कैंसर को रोक देगा, लेकिन अगर P53 नहीं है तो फिर कैंसर हो जाएगा। पहले हम P53 के रोल को पढ़े हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कार्सिनोजन है, या म्यूटेजन है, उसने DNA को डैमेज किया, या फिर ये जो P53 डायरेक्टली एक्टिवेट हो सकता है लाइक ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, या DNA डैमेज होने की वजह से। इन तीन मैकेनिज्म की वजह से एक्टिवेट हो सकता है। अब DNA का डैमेज रेडिएशन की वजह से, कार्सिनोजन की वजह से, म्यूटेजन की वजह से हो सकता है। इवन एक मरतबा P53 एक्टिवेट हो गया तो फिर P53 ने 4 मैकेनिज्म के जीन को कंट्रोल करना है। एक होते हैं यहाँ पे अपोप्टोसिस के जीन है, ठीक है, अपोप्टोसिस है, ओके। कुछ सेनिसेंस वाले जीन आएंगे। सेनिसेंस क्या होता है, रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देना, ये सेनिसेंस वाले जीन आ जाएंगे, ओके। और फिर सेल साइकिल अरेस्ट है और DNA रिपेयर है। तो ये DNA रिपेयर वाला जीन है, ये सेल साइकिल अरेस्ट वाला जीन है, ये सेनिसेंस वाली जीन है, और ये अपोप्टोटिक जीन है। तो ये सारी कंट्रोल कौन करता है, P53 कंट्रोल करता है, ओके। और कहते हैं कि जो DNA का डैमेज है, DNA के डैमेज को सेंस करने वाली कुछ प्रोटीन होती है, कुछ काइनेसिस होती है, जो कि ATM ATR वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके। तो ये वाले एक मरतबा DNA डैमेज हो गया तो फिर ये काइनेस क्या करते हैं, P53 की फॉस्फोरिलेशन करते हैं। P53 असल में इसकी प्रोटीन होती है और TP53 इसका जीन है। तो P53 की फॉस्फोरिलेशन होती है तो फिर वो एक इनहिबिटर से रिलीज हो जाएगा, उसके इनहिबिटर का नाम है MDM2। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो वह इनहिबिटर से भाग जाएगा। जब इनहिबिटर से भाग जाएगा तब ये 4 मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, अपोप्टोसिस को, रिपेयर को, सेनिसेंस को, और इसके अलावा लास्ट है सेल साइकिल अरेस्ट को। तो जो प्रो अपोप्टोटिक जीन कौन कौन से होते हैं, बैक्स और पूमा। जबकि यहाँ पर एक और जीन का नाम लिखा हुआ है GADD45 जो कि DNA रिपेयर करवाता है, लेकिन अगर DNA रिपेयर फेल हो जाएगा तब अपोप्टोसिस हो जाएगा। P21 जीन इनको अप रेगुलेट करेगा। अब ये CDK इनहिबिटर होता है, ये G1 फेज के अंदर सेल साइकिल की अरेस्ट करवा देगा, ओके। ठीक हो गया, ताकि सेल रिपेयर हो सके। अगर रिपेयर हो गया तो सेल वापस अपनी कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन अगर रिपेयर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। और लास्ट है सेनिसेंस, ठीक हो गया, ओके। और अगर P53 की वजह से अगर म्यूटेशन हो जाती है तो फिर P53 की म्यूटेशन की वजह से कौन सा कैंसर आ सकता है, तो कैंसर का नाम लिखा हुआ है LI फ्रोमानी सिंड्रोम, ओके। LI फ्रोमानी सिंड्रोम हो सकता है इसके डिफेक्टिव म्यूटेशन की वजह से या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से। इसके अलावा P53 इनएक्टिवेट हो सकता है बाय वायरल ऑन्कोप्रोटीन लाइक E6 ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसकी E6 होती है, ये उसको इनएक्टिवेट कर सकती है, और इसकी E7 रेटिनोब्लास्टोमा को इनएक्टिवेट कर देती है, ओके। नेक्स्ट है एनाप्लेजिया is considered as hallmarks of malignant transformation. Give 3 morphological changes which are characteristics of anaplasia. तो 3 morphological characteristics जो एनाप्लेजिया को इंडिकेट करती है आपने उसके बताना है। इनोमिनेट 3 pathway for dissemination of cancer या मेटास्टेसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की तरफ। अगर आपको मेरी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो फिर वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा फुकदान है।
तो एनाप्लास्टिक सेल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला प्लियोमॉर्फिज्म, दूसरा एब्नॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, तीसरा माइटोटिक फिगर और चौथा डोसो पोलैरिटी, पांचवा आ जाएगा अदर चेंजेस। अदर चेंजेस के अंदर इस्कीमिक नेक्रोसिस देखने को मिलती है। माइटोटिक फिगर बिजार होती है, एटिपिकल लाइक होती है। लॉस ऑफ पोलैरिटी है, यानी जो एनाप्लास्टिक सेल की ओरिएंटेशन होती है अपने हवाले से विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, या जो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके हवाले से अगर कंपेयर करती है तो फिर इनकी ओरिएंटेशन खराब होना शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं बेजल पोलैरिटी। तो बेजल पोलैरिटी का खत्म हो जाना। माइटोटिक फिंगर बिजार होते हैं और एटिपिकल होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन इन सेल साइज एंड द शेप, यानी ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होते हैं कि ट्यूमर के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होते बल्कि कुछ छोटे होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिनको जाइंट सेल बोलते हैं। ओके, जाइंट सेल बोलते हैं। अब कहते हैं कि जाइंट सेल को आपने कंफ्यूज नहीं कर देना, जो फॉरेन जाइंट सेल्स होते हैं, लैंगरहैंस वाले सेल्स जाइंट होते हैं। अब नॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी के अंदर न्यूक्लियस का साइज काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्मिक रेशियो को लो तो 1:1 मिलेगी। जो न्यूक्लियर शेप है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती है, रेगुलर होती है। क्रोमेटिन कोर्सली कोलम्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पेरिफेरली अलोंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा डार्कली स्टेन्ड होता है जिसको हाइपरक्रोमैटिक बोलते हैं। कुछ ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? एनाप्लास्टिक सेल्स की होती है। एनाप्लीजिया का मतलब है लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिस्प्लेजिया कौन कौन करवाता है? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एंड परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया, इनकी वजह से डिस्प्लेजिया हो जाता है। अच्छा, हम अपने टॉपिक से थोड़ा भटक तो नहीं गए? तो अच्छा, ये चीज़ें बता दी मैंने आपको। हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द 3 पाथवे फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ कैंसर या मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर। तो पहला मैकेनिज्म होता है सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, तो उसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ओके, अब ये उनके लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गन्स होते हैं किसी कैविटी के अंदर पड़े हुए होते हैं, किसी ओपन कैविटी के अंदर पड़े हुए होते हैं, कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल कैविटी है, लेकिन कोई भी कैविटी हो सकती है, प्लूरल कैविटी हो सकती है, पेरिकार्डल कैविटी हो सकती है, सबरेक्टाइड स्पेस हो सकती है, जॉइंट स्पेस हो सकती है। तो उनके जरिए कैंसर सीड आउट कर जाता है। फॉर एग्जांपल ओवरीज है, ओके, जो उसका कैंसर पेरिटोनियल सर्फेस की तरफ फैल सकता है और इसकी वजह से हैवी कैंसरस कोटिंग हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि कभी कभार जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो एब्डोमिनल विसरा के सर्फेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, सब्सटेंस के ऊपर प्रोफोरेट नहीं करते, लेकिन कभी कभार जो म्यूकस सिक्रेटिंग अपेंडिसल कार्सिनोमा या ओवेरियन कार्सिनोमा पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी को फिल कर लेगा। किससे? जेलाटिनस न्यूप्लास्टिक मैस से, जिसको बोलेंगे सीडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, यानी जो ट्यूमर होता है उसने पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी को फिल अप कर दिया। इस कंडीशन का नाम नोट कर देना। जो हिमाटोजिनस या लिम्फेटिक स्प्रेड होता है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? कार्सिनोमा के लिए, लेकिन कुछ सार्कोमा भी इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा हिमाटोजिनस होता है सार्कोमा के लिए, लेकिन कुछ कार्सिनोमा भी यूज़ कर लेते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड का मतलब है वो पहला लिम्फ नोड जो सबसे पहले लिम्फ लेता है प्राइमरी ट्यूमर से। तो सेंटिनल लिम्फ नोड की डिलीनिएशन करनी है तो आपने करते क्या हो? आप रेडियो लेबल ट्रेसर देते हो या कलर डाइज देते हो, और इसके बाद दूसरा मैकेनिज्म है कि आप फ्रोजन सेक्शन को एग्जामिन करते हो, जो सेंटिनल लिम्फ नोड के फ्रोजन सेक्शन को एग्जामिनेशन करते हैं सर्जरी में। इससे ये पता चलता है कि सर्जन ने थेरापी कौन सी यूज़ करनी है और इसका सेपरेट किया है, किसका? मेलानोमा का, कोलोन कैंसर का और अदर ट्यूमर का। तो इनकी डिलीनिएशन है या इनकी डिटर्मिनेशन है, और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड के। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन लिस्ट 4 मेसेनकाइमल बिनाइन ट्यूमर अदर देन लियोमायोमा। तो ये पूरा टेबल की बात कर रहा है, तो टेबल की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो लियोमायोमा के अलावा कनेक्टेड टिश्यू का अगर देखते हैं, पहले था ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन। तो मेसेनकाइमल ओरिजिन में कनेक्टेड टिश्यू उसकी डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट का फाइब्रोमा, लाइपोमा, कॉन्ट्रोमा, ओस्टियोमा हो सकता है। ब्लड वेसल्स उनकी सरफेस कवरिंग है। ब्लड वेसल का हिमेंजियोमा, लिम्फ वेसल का लिम्फेंजियोमा, मेसोथीलियम का बिनाइन फाइब्रस ट्यूमर और ब्रेन की कवरिंग का मेनिंजियोमा होता है। ब्लड सेल और रिलेटेड सेल टाइप, हिमेटोपोइटिक और लिम्फाइड का कोई बिनाइन ट्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता। बेजल सेल ऑफ स्किन एडेनिक्सा का भी कोई नहीं करता। टेस्टिकुलर जर्म सेल का भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनके एग्जाम्पल्स को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। आगे, हाउ विड यू ग्रेड आ ट्यूमर, के ट्यूमर की ग्रेडिंग आप किस तरह से करोगे? तो टॉपिक पे आती है, लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। जो ग्रेडिंग होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है? ग्रेडिंग होती है साइटोलॉजिकल अपीयरेंस के ऊपर। ओके, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। और कुछ कैंसर के अंदर नंबर ऑफ माइटोसिस या आर्किटेक्चरल फीचर्स को देख लेते हैं। ओके, यानी ग्रेडिंग में आप साइटोलॉजिकल अपीयरेंस को देखते हो, और इसमें यह होता है कि कुछ जो ट्यूमर हो गए वो डिफरेंशिएटेड हो गए और कुछ पुअरली डिफरेंशिएटेड हो गए। तो पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं वो मैलिग्रेंट होते हैं, जो कि वेल डिफरेंशिएटेड बिनाइन ट्यूमर हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन देखने को मिलती होती है। ओके, तो ये ग्रेडिंग ऑफ द कैंसर है। और आपको पता है कि जो ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4 होती है, लेकिन अगर हम ग्रेडिंग को स्टेजिंग से कंपेयर करते हैं तो फिर ग्रेडिंग रिलेटिवली इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। यानी जो ग्रेडिंग है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, उसकी क्लिनिकल वैल्यू रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू स्टेजिंग। स्टेजिंग के अंदर TNM सिस्टम होता है, टी से ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर, एन से रीजनल लिम्फ नोड सेपरेट, और लास्ट आता है एम से मेटास्टेसिस। अब T1 to T4 हो सकता है, इसके अलावा N0, N1, N2, N3, M1, M2, M0। तो ये ग्रेडिंग और स्टेजिंग वाला सिस्टम हम यूज़ करते हैं ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए या प्रोग्नोसिस के लिए।
केमिकल कार्सिनोजन प्रोड्यूस न्यूप्लास्टिक चेंजेस, तो कहते हैं स्टेप्स इन द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस क्या है, और इनके एग्जांपल भी सुनाओ और इनके कोई ट्यूमर वगैरह भी सुना दो। तो आपको बताया था कि जो इंडायरेक्ट कार्सिनोजन है बेंजोपायरिन है। चलो पहले मैं इस टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। तो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस इसका आपको मैंने मैकेनिज्म बता दिया, तो इनके ट्यूमर को भी देख लेते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे लिखा है कि जो एनिलीन और रबर इंडस्ट्री के अंदर अगर हम जो वर्कर काम करता है तो उसकी वजह से ब्लडर का कैंसर हो सकता है। नेफ्थाइलमीन है उसकी वजह से भी ब्लडर का कैंसर हो सकता है, जबकि बेंजोपायरिन की वजह से लंग्स का कैंसर हो सकता है। एफ्लाटॉक्सिन की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। जो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं उनकी वजह से ल्यूकेमिया हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। अब इनके कैंसर वैसे इस पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें लिख लेना, ठीक है। ओके, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। A breast cancer usually produces its metastasis in axillary lymph node. What is the route by which breast cancer cell has reached this type of metastatic deposit? तो metastatic के जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर असल में जो क्वेश्चंस है व्हाट इज़ द रूट, ये थोड़ा सा रूट पूछा हुआ ब्रेस्ट के उसका, तो इसका ये जो थोड़ा सा अपर लिम्ब की एनाटमी थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जो आई थिंक यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो उसको छोड़ो। व्हाट अदर पाथवे आर अवेलेबल, तो तीन पाथवे होते हैं, हिमेटोजीनस, लिम्फोजीनस एंड सीडिंग इनटू बॉडी कैविटी। तो तीन पाथवे आपने लिख लेना। इसके बाद 70-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर प्रेजेंट विद स्वॉलन फेस पर्पल स्ट्राया, तो एक कुशिंग सिंड्रोम का फीचर है। व्हाट इज द रीजन फॉर एट सच प्रेजेंटेशन, कभी भी लंग्स ने ACTH प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन अगर लंग्स ACTH प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो उसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। और अदर पॉसिबल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है इस फिनोमिना से रिलेटेड, या और एग्जांपल हमने सुनानी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेडिंग और स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, मैं आगे देख रहा हूँ कि इससे रिलेटेड तो नहीं है कुछ सवाल। कार्सिनोजेनिक एजेंट है, इसको भी मैं चलो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है ये ऐसे सिम्टम या ऐसे सिंड्रोम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय लोकल एंड डिस्टेंट सेपरेट ऑफ ट्यूमर एंड बाय इलेबोरेशन ऑफ हार्मोन के। हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये ट्यूमर इस जगह पे था, ये चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, या इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी ये नहीं था इसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जैसे सपोज लंग्स के अंदर कभी भी ACTH प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन सेल्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इंपॉर्टेंट होती है कुछ रीज़न के लिए, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसा ट्यूमर होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता या जिसकी डायग्नोसिस नहीं होता, तो ये इसकी अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है। कुछ पेशेंट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करवा सकती है, डेथ भी हो सकती है, और ये मेटास्टैटिक डिजीज़ को मिमिक करते होती है। ओके, अब जो एग्जाम में ये पेपर में जो सिनेरियो दिया हुआ था वो कुशिंग सिंड्रोम का दिया हुआ था, और यहाँ पे एग्जांपल थी स्मॉल लंग कार्सिनोमा की। तो जो स्मॉल लंग कार्सिनोमा, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा और न्यूरल ट्यूमर इन SNP निमोनिक है, इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। जबकि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH को करवाने वाला SI होता है, ठीक है, SI। जबकि हाइपर कैल्सीमिया के लिए जो होता है वो ब्राल होता है, ब्राल। B से ब्रेस्ट, R से रीनल, A से अडल्ट, T से ल्यूकेमिया, L से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया करवाने वाला OFO होता है, ठीक है। ओके, O से ओवेरियन कैंसर, F से फाइब्रोसार्कोमा। पॉलीसाइथीमिया करवाने वाला कौन होता है, पॉलीसाइथीमिया करवाने वाला निमोनिक होता है रिच। R से बनेगा रीनल कार्सिनोमा, C से बनेगा सेरिब्रल हेमांजियोमा, और H से बनेगा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। जबकि ऑस्टियोमलेशिया करवाने वाला फोस्फेटिडिक मेसेनकाइमल ट्यूमर होता है, ओके, या फास्फेट यूरिक बोल सकते हैं उसको, मेसेनकाइमल ट्यूमर। तो एंडोक्राइनोपैथी का पूरा सिनेरियो दिया हुआ था, तो कुछ और एग्जांपल भी आपसे मांग रहा था, तो आपने एग्जांपल को नोट कर लेना। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की उसको नोट कर लेना, डेफिनेशन को, और इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस के क्यों हम इसको पढ़ते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम को। नेक्स्ट ग्रेडिंग और स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्टेजिंग होती है, चलो स्टेजिंग बता रहे, तो स्टेजिंग प्राइमरी ट्यूमर की लीजन्स के ऊपर, इसके सेपरेट के ऊपर या मेटास्टेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके TNM सिस्टम होती है, T फॉर प्राइमरी ट्यूमर, M से मेटास्टेसिस और N से रीजनल लिम्फ नोड सेपरेट होता है। गिव इन फ्लो चार्ट मैनर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हेमाटोजीनस सेपरेट ऑफ कैंसर, तो अब इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ओके, हेमाटोजीनस और लिम्फोजीनस इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता है कि मेटास्टेसिस के 3 रूट होते हैं, सीडिंग इनटू बॉडी कैविटी, हेमाटोजीनस रूट एंड द लिम्फोजीनस रूट। तो हेमाटोजीनस रूट को पढ़ लेते हैं। जो हेमाटोजीनस रूट होता है टिपिकल होता है सार्कोमा के लिए, यानी जो मेसेनकाइमल सेल का जो कैंसर होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं। जो कार्सिनोमा होता है एपिथेलियल सेल के लिए स्पेसिफिक होता है। ओके, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि जनरली देखा गया है कि जो प्राइमरी ट्यूमर होता है उसके आसपास जो छोटी छोटी वैसल होती है, ट्यूमर उसको पेनिट्रेट करना शुरू कर देती है, तभी वो ब्लड तक पहुंचेगी। जो इन्वॉल्व्ड वैसल होती है वो छोटी वेन भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है जिसकी वाल थिकर है, जो पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करती होती है। ओके, आर्टीरियल सेपरेट हो सकता है जब ट्यूमर सेल पल्मोनरी कैपिलरी बेड से पास करते हैं, या पल्मोनरी आर्टरी वीनस शंट से पास करते हैं, या फिर लंग का जो कैंसर है उसकी वजह से ट्यूमर एम्बोलाई हो सकती है। इस केस में आर्टीरियल सेपरेट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली
जो कैंसर जिस को वेसल को पकड़ना पसंद करती है वो वेन होती है। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वेस्कुलर मेटास्टेसिस के पैटर्न को। पहला एग्जांपल दे रहा है विद वीनस मेटास्टेसिस। वीनस मेटास्टेसिस के अंदर सपोज ब्लड ब्रेन ट्यूमर सेल है, वो सबसे पहले कैपिलरी बेड के अंदर रेस्ट करेंगे, जिसको इनकाउंटर करेंगे। ओके, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि लीवर और लंग्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होती है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम पोर्टल एरिया जीआईटी का लीवर के पास आता है, जो तमाम केबल ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है। तो फिर किसी भी जगह के ट्यूमर स्पेसिफिकली अगर ब्लड बॉर्न ट्यूमर है, मैंने ब्रेन बोल दिया, तो ब्लड बॉर्न ट्यूमर है वो इन दो जगह पे आ सकती है, लंग्स पे और लीवर के ऊपर। ओके, लंग्स के ऊपर और लीवर के ऊपर। अगर कैंसर वर्टिब्रल कॉलम के क्लोज प्रोक्सिमिटी में से राइज करता है तो वो पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से होता हुआ जाएगा और ये वर्टिब्रल मेटास्टेसिस करवा देगा। ओके, ठीक है। फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड प्रोस्टेट। ओके, ठीक है, यानी थायराइड और प्रोस्टेट का कैंसर वर्टिब्रा में आ सकता होता है इस पाथवे के जरिए। ओके, कुछ कैंसर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है कि वो लार्ज वेन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रीनल सेल कार्सिनोमा है, वो रीनल वेन के ब्रांचेस को अफेक्ट करता है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी रीनल वेन को ही अफेक्ट कर लेगा। तो ये स्नेक लाइक पैटर्न के फॉर्म में इंफीरियर वेना केवा तक जाता है, फिर राइट हार्ट में पहुंचेगा और आगे लंग्स तक फैल जाएगा। इसी तरह जो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो पोर्टल या हेपाटिक रेडिकल को अफेक्ट करेगा और फिर वो मेन वीनस चैनल से होता हुआ राइट साइड ऑफ हार्ट पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये इनके सबप्लेट को देख लेना। ओके, तो ये हेमाटोजीनस सबप्लेट आ जाएगा। नेक्स्ट है गिव द वेरियस टाइप ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट। तो कार्सिनोजेनिक एजेंट के सिर्फ नाम सुनानी है कि कौन कौन पॉजिटिव एजेंट होती है कार्सिनोजेनिक। तो पहला केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, दूसरा पॉजिटिव एजेंट होते हैं रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस। रेडिएशन को भी दो में डिवाइड कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट और आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है क्रोमोसोम को ब्रेक कर सकती है, ट्रांसलोकेशन करवा सकती है, पॉइंट म्यूटेशन करवा सकती है। इन तीनों की वजह से जेनेटिक डैमेज होगा और कैंसर हो सकता है, जिसको कार्सिनोजेनेसिस बोलते हैं। जो यूवी लाइट है ये पिरामिडीन डाइमर करवा देती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकती है। तो यूवी लाइट की वजह से स्किन का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। अगर पिरामिडीन डाइमर को रिपेयर करने वाला मैकेनिज्म खराब हो जाए तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो सकता है। ओके, और जो रेडिएशंस होती है फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन में, तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है रिलेटिवली ना होने के बराबर होता है, लेकिन 1% या 2% चिल्ड्रन के अंदर हो सकता है। तो पहला केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, जिसको आप दो में डिवाइड करते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को भी दो में डिवाइड करते हो, अल्काइलेटिंग और एसिटाइलेटिंग। तो अल्काइलेटिंग के अंदर आप बीटा प्रोपियोलैक्टोन को याद रख लो, डाई मिथाइल सल्फेट को याद रख लो, डाई एपॉक्सी ब्यूटेन को याद रख लो, एंटी कैंसर ड्रग को याद रख लो। जबकि एसाइलेटिंग एजेंट के अंदर डाई मिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड और एसिटाइल इमिडाजोल है। इनडायरेक्ट के अंदर पॉलीसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक अमाइन, नेचुरल प्लांट एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट और अदर चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ओके, तीसरा हेडिंग है माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस की। माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस के अंदर ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस है, जिसमें ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस है। ओके, और फिर इसके बाद ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस है, जिसके अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, और आ जाएगा हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की वजह से ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया हो जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से बिनाइन वार्ड्स हो सकते हैं, सर्विकल कैंसर हो सकते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर हो सकते हैं। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से बर्किल लिम्फोमा हो सकता है। ओके, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और माल्टोमा हो सकता है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है E6 और E7 प्रोड्यूस करता है। जो E6 होती है P53 को और E7 RB को ब्लॉक कर देती है। जबकि एप्स्टीन बार वायरस क्या प्रोड्यूस करता है? एप्स्टीन बार वायरस क्या करता है कि एप्स्टीन बार वायरस ऐसे जीन्स को इनकोड करता है जो कि बी सेल की सिग्नलिंग को एक्टिवेट करवा देती है, बी सेल की ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को एक्टिवेट करा देती है, जिसकी वजह से बर्किट लिम्फोमा हो सकती है, हॉजकिन लिम्फोमा हो सकती है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है एप्स्टीन बार वायरस की वजह से। तो ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव एजेंट थे कार्सिनोजेनेसिस के। नेक्स्ट है a 40-year-old obese looking man who is chain smoker comes to the hospital with a history of chronic cough and the weakness। देखो ओबीस था और दूसरी तरफ वो सिगरेट भी ले रहा था। On investigation he is diagnosed to have a carcinoma of lung। तो what is maybe what paraneoplastic syndrome, what are expected clinical syndrome in carcinoma of the lung, okay, and what are the वेरियस लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक, ये क्या लिखा हुआ है? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर न्यूप्लेजिया। तो क्या क्या प्रोसीजर के नाम होते हैं और क्या क्या पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम को एंडोक्राइनोपैथी के अंदर डिवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल को नर्वल मसल सिंड्रोम के अंदर डिवाइड करते हैं। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ओशियस आर्टिकुलर एंड सॉफ्ट टिश्यू है, वेस्कुलर एंड हेमाटोलॉजिकल चेंजेस है और अदर्स आ जाता है। ओके, तो जो ओशियस आर्टिकुलर एंड सॉफ्ट टिश्यू, जिसको आप स्केलेटल मिला सकते हो, सॉफ्ट टिश्यू कह सकते हो, इसके अंदर हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थोपैथी और क्लबिंग आ जाती है। जबकि डर्मेटोलॉजिकल के अंदर कैंथोसिस नाइग्रिकन आ जाती है, डर्मेटोमायोसाइटिस आ सकता है। नर्व एंड मसल सिंड्रोम के अंदर माइस्थीनिया और डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आना शुरू हो जाती है। एंडोक्राइनोपैथी के अंदर कुशन सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ऑस्टियोमिलेशिया आ जाता है। ओके,
नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा था कि क्या क्या होते हैं लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के लिए। तो पहला हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड है, इसके अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स लिखी हुई है, एक्ससीजन एंड बायोप्सी, दूसरा नीडल एस्पायरेशन और तीसरा साइटोलॉजिकल स्मेयर है। फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, जिसके अंदर आप अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैटेगराइज करते हो, आप मेटास्टैटिक ट्यूमर के साइट ऑफ ओरिजिन को डिटरमिन करते हो, और आप प्रोग्नोस्टिक और थेरापेटिक सिग्निफिकेंस को नोट करते हो। फिर है फ्लो साइटोमेट्री है, फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड साइटोजेनेटिक्स आना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये इनके नाम सिर्फ लिखने हैं। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल, तो आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या होते हैं। लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है, और क्या होते हैं इस्कीमिक नेक्रोसिस वाली एरिया है, माइटोटिक फिगर एबनॉर्मल बिजार शेप आना शुरू हो जाती है, टिपिकल होती है, लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है, और इसके अलावा न्यूक्लियर चेंजेस आना शुरू हो जाती है, प्लियोमॉर्फिज्म आएगा। डिस्क्राइब एनी टू ऑनकोजेनिक डीएनए वायरसेस, और ऑनकोजेनिक डीएनए वायरसेस को एक्सप्लेन करो। तो सारा ये एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ। एप्स्टीन बार वायरस है जो कि बर्किल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल कैंसर करवा सकता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, वैसे ये जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस आरएनए वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, हम डीएनए वाले को पढ़ रहे थे। अच्छा, वैसे हेपेटाइटिस सी आरएनए वाली कैटेगरी से आता है। जो हेपेटाइटिस बी है ट्रू डीएनए वायरस है। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये तो वायरस नहीं है, तो बैक्टीरिया है, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, ये डीएनए वायरस होते हैं जो उनको जेनिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली समराइज द मेन फीचर ऑफ सेल साइकिल एंड इट्स कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये वाला टू बी ऑनेस्ट ये वाली चीज़ पहले चैप्टर में दी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आप हिमाचूरिया हो गया है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहा था कि कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, तो ब्लैडर का कैंसर हो गया, यूरोथेलियल कैंसर हो गया, और 3 वायरस जो कि ट्यूमर कॉज करवाते हैं, तो उनको जेनिक या डीएनए वायरस या आरएनए वायरस कोई भी लिख सकते हो। डिफाइन द टर्म न्यूप्लाज्म, तो न्यूप्लाज्म क्या बोलते हैं, न्यूप्लेजे का मतलब है न्यूप्लेजे का मतलब है न्यू ग्राम नहीं न्यू ग्रोथ। और अगर हम सेल के स्ट्रोमा को कलेक्ट कर दे और उनके अंदर न्यू ग्रोथ हो जाए तो उसको बोलते हैं न्यूप्लाज्म। ओके, और न्यूप्लेजे की कुछ मॉलिक्यूलर और प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन होती है। तो प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर एबनॉर्मल मास ऑफ अ टिश्यू व्हिच इज एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड एंड परसिस्टेंट इज कॉल्ड न्यूप्लेजिया। तो इसकी प्री मॉलिक्यूलर, जबकि मॉलिक्यूलर के अंदर म्यूटेशन की बात करनी है। किसके अंदर, प्रोटॉन का जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, प्रो अपप्टोटिक जीन, एंटी अपप्टोटिक जीन है, डीएनए रिपेयर वाले जीन होते हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का फर्क यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू डेरिवेटिव के ट्यूमर का नाम सुनाओ, मेलानोसाइट का सुनाओ। तो मेलानोसाइट का बिनाइन को नीवस बोलते हैं और मैलिग्नेंट वाले को मैलिग्नेंट मेलानोमा बोलते होते हैं। डिफाइन ऑन्कोजीन एंड इनलिस्ट 3 ऑन्कोजीन, इन 3 ऑन्कोजीन के नाम लिखने हैं और इनकी एग्जांपल भी देनी है कि इनकी वजह से कौन कौन सा ट्यूमर हो सकता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से। एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ P53, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं वीडियो के अंदर। ओके, तो ऑन्कोजीन की डेफिनेशन क्या होती है और 3 प्रोटोऑन्कोजीन के नाम भी बताने हैं। ओके, आई थिंक ये 32 मिनट के आधे घंटे की वीडियो हो गई है, तो कौन देख रहा होगा इतनी वीडियो। चलो, प्रोटोऑन्कोजीन, तो ऑन्कोजीन होता है क्या, ऑन्कोजीन असल में क्या होती है, ये म्यूटेटेड जीन होती है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से ये सेल की ग्रोथ को कुछ ज़्यादा एक्टिवेट करवा देती है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड अदर ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्सटर्नल क्यू, यहाँ तक अगर ग्रोथ फैक्टर को निकाल भी दो तब भी सेल बार बार तेज़ी से ग्रो करता रहता है। अब ऑन्कोजीन में डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पे म्यूटेशन हुई है तो उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। पहला ग्रोथ फैक्टर में म्यूटेशन हुई है, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर पर जाके हुई है, या सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोटीन में मसला आ गया, न्यूक्लियर रेगुलेटरी प्रोटीन में मसला आ गया, या फिर सेल साइकिल रेगुलेटर के अंदर मसला आ गया। सेल साइकिल रेगुलेटर के अंदर साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो पहला ग्रोथ फैक्टर, तो ग्रोथ फैक्टर में अगर आप नोट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा, प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, और इसके अलावा हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यानी ग्रोथ फैक्टर है, फिर इनके रिसेप्टर आ जाएंगे, फिर इनकी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन आ जाएगा, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, रास सिग्नल ट्रांसडक्शन है, नोच है, जैक स्टैट है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होती है, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं। अच्छा, इन्होंने 3 उनको जीन के नाम पूछे, तो फिर उनको जीन ये उनके प्रोटोन को जीन है, कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी इन चीज़ों को नोट करना, किस वाले के एग्जाम्पल को नोट करना जो इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको नोट कर लेना, ERBB1 एंड ERBB2। ओके, और इनकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है। ERBB2 की वजह से ब्रेस्ट का कैंसर, और ERBB1 की वजह से एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग हो सकता है। ओके, RET रेड को याद रख लेना, इसकी वजह से एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया हो सकता है। 2A 2B फैमिलियल मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा हो सकता है। ओके, और रास की वजह से जो इसका जो प्रोटोन का जीन है वो ब्राफ होता है,
और ये है रास सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तो इसकी वजह से मेलानोमा, ल्यूकेमिया, कोलोन कार्सिनोमा हो सकता है। तो ये 3 आपको मैंने हाईलाइट करवा दी है। MYC को भी नोट कर लेना क्योंकि बर्किट लिम्फोमा वगैरह करवा देता है। नेक्स्ट है कि पेशेंट को डायग्नोसिस विद मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर और ऑक्यूपेशनल कैंसर है। तो ऑक्यूपेशनल कैंसर वाले टॉपिक में आ जाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल कैंसर वाले के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि आप इन सब के अंदर लंग कैंसर ऐड कर देना, सिवाय 4 के। बेंजीन के अंदर नहीं करना, कैडमियम के अंदर नहीं करना, विनाइल क्लोराइड के अंदर नहीं करना, एनिलीन डाई के अंदर नहीं करना, क्योंकि इनकी वजह से लंग का कैंसर नहीं होगा। एनिलीन डाई की वजह से ब्लैडर कार्सिनोमा, बेंजीन की वजह से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, कैडमियम की वजह से प्रोस्टेट, विनाइल क्लोराइड की वजह से हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। बाकी निकल, क्रोमियम, रेडोन, एस्बेस्टोस, बेरिलियम, आर्सेनिक, इन सब की वजह से लंग का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया है। और ये इन्फ्लेमेशन वाला इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको याद किस तरह से करना है, आप पहले इमेजिन करो GIT वाला पार्ट। सपोज एक GIT है, GIT के अंदर तो सबसे पहला आप इमेजिन करो इसोफेगस। इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन को रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं। ओके, और इसकी वजह से इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। इसोफेगस के बाद बारी आती है स्टोमक की, तो स्टोमक की इन्फ्लेमेशन को गैस्ट्राइटिस, और इसकी वजह से गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और माल्टोमा हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वगैरह करवा सकता है, जबकि इसका कॉजेटिव एजेंट गैस्ट्रिक एसिड था। इसके बाद स्टोमक के बाद अगली बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ अगर आप आते हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अभी आप स्मॉल इंटेस्टाइन को भी छोड़ दो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे पड़े या स्टोमक से, स्टोमक के जो आगे पड़ा हुआ होता है वो लीवर पड़ा होता है, और लीवर की इन्फ्लेमेशन को, और लीवर के साथ पड़ा होता है कोलिसिस्टाइटिस। तो लीवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस, और जो गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो उसकी वजह से गाल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, लीवर की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस A, B और C हो सकते हैं, जबकि गाल ब्लैडर का बैक्टीरिया हो सकती है, गाल स्टोन हो सकती है, बाइल एसिड हो सकता है। स्टोमक से पीछे पेनक्रियास पड़ा हुआ है, इसकी इन्फ्लेमेशन को पेनक्रियाटाइटिस, और इसके कैंसर को पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा बोलते हैं। अल्कोहल की वजह से होता है, जर्म लाइन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, लाइक ट्रिप्सिनोजन के जीन में म्यूटेशन हो सकता है। और सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले पड़े हुए होते हैं, उनके सिंड्रोम को शॉगरेन सिंड्रोम बोलते हैं। माल्ट लिम्फोमा यानी उनकी जो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है उसको शॉगरेन सिंड्रोम बोलते हैं, और इसकी वजह से माल्ट लिम्फोमा हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आपने पूरे टेबल को याद करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि okay, a 21-year-old girl is operated ovarian mass. The tumor removed is cystic and 10 cm in diameter. The cystic cavity is found to contain hair, sebaceous material. तो फिर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, यानी अगर जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक से ज़्यादा जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं, ऐसे ट्यूमर को बोलते हैं जर्म ट्यूमर। ठीक है, सॉरी टेराटोमा बोलते हैं। ओके, टेराटोमा, तो इसकी एग्जांपल ओवेरियन टेराटोमा और टेस्टिकुलर टेराटोमा आ जाती है। डिफरेंस इन द बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है इसके ऊपर, ट्रंक के ऊपर, और वो येलो थी, ग्रीजी रंग की थी। तो ये बिनाइन ट्यूमर था कनेक्टेड टिश्यू का, स्पेसिफिकली लाइपोमा था। उसकी प्रॉपर्टीज़ को पूछे, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ओके। ट्यूमर सप्रेसर जीन की डेफिनेशन पूछ लिया, कैसे जीन जो कि प्रोटीन को इनकोड करते हैं, जो सेल की साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑलमोस्ट हमने पूरे न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट जो कि उसको कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।